कंसेप्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और साथ ही स्वागत है हमारी महा सीरीज में। दोस्तों, हमारे द्वारा एनसीईआरटी बुक स्टार्ट की गई है, जिसमें हमने 6 से 12 एनसीईआरटी बुक करवाना है। और इसी श्रृंखला में आज हम 6 क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के चैप्टर 3 को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैप्टर 3 जो है ये है पृथ्वी की गतियाँ। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रीलिम्स में एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको हम बताएंगे अभी कहाँ से कैसे क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये टॉपिक क्या है? पृथ्वी की गतियाँ। तो उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। जो ये पूरा पैराग्राफ है इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। एक तो होती है घूर्णन। घूर्णन में क्या होता है? जो पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, घूर्णन में क्या होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है विदिन 24 घंटे में। ठीक है, अपने अक्ष पर घूमती है, जिससे क्या बनते हैं? दिन और रात। ठीक है, दूसरी गति क्या होती है? दूसरी गति होती है परिक्रमण। इसमें क्या होता है? इसमें सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। कितने टाइम में? 365 या फिर 366 दिन में। इससे क्या है? इससे ऋतुएं बनती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पैराग्राफ दे रखा है इसमें यही बात की है। जो पूरा पैराग्राफ दे रखा है इसमें यही बात की है, परिक्रमण क्या है, घूर्णन क्या है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है, फिर से समझ लेते हैं कि पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। पहली गति का नाम है घूर्णन। घूर्णन में क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, स्वयं अपने अक्ष पर घूमती है, उसे घूर्णन कहते हैं। और घूर्णन विदिन 24 घंटे में करती है पृथ्वी अपने अक्ष पर। उससे क्या है? दिन और रात बनते हैं। ठीक है, दूसरी गति होती है परिक्रमण। इसमें क्या करते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, और इससे ये लगाती है 365 या 366। 366 का मतलब फरवरी जब 29 दिनों की होती है, लीप वर्ष बोलते हैं उसे, जिसमें उससे क्या है कि ऋतु बनती है। तो ये हमारे समझ में आ गया दोस्तों। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ये यही बात कह रहा है। इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं हम दोस्तों। जैसे देखो, ये दे रखा है, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। जो हमने अभी बताया आपको, पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति परिक्रमण कहलाती है, जो हमने बता चुके हैं आपको। घूर्णन से क्या है? घूर्णन से दिन और रात बनते हैं, जबकि परिक्रमण से ऋतुएं बनती हैं। यह आपको विशेषकर ध्यान रखना है दोस्तों। अब एक बार इस पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये एक पैराग्राफ दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों ऐसे ही। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। अब इसको बता देते हैं एक बार कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। किससे? पृथ्वी क्या है? जो है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। ये बात तो आपको पता है। कैसे? पृथ्वी पर जो भी प्रकाश आता है वो सूर्य का आता है। दिन के समय हम देखते हैं कि पृथ्वी पर प्रकाश आता है वो सूर्य का आता है। तो ये बात कही है इसमें। ठीक है, पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग। अब क्या है? पृथ्वी देखो, ये पृथ्वी है। अब जैसे सूर्य मान ले ये है, सूर्य मान लो, एक मिनट दोस्तों, ये है सूर्य। ठीक है, अब सूर्य है, तो ये क्या कह रहा है पैराग्राफ? ये कह रहा है जैसे
पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय के सिर्फ इसके आधे भाग पर रोशनी पड़ती है। देखो दोस्तों, जैसे मान ले ये है, इसका प्रकाश मान ले इधर की जाएगा तो इसका जो प्रकाश है केवल इसकी तरफ ज़्यादा पड़ेगा, तो यही बात कही है। जबकि दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है, वहाँ रात होती है, और सूर्य से जो दूर होएगा मान ले यहाँ, तो यहाँ रात होगी, और सूर्य से जहाँ प्रकाश जाएगा वहाँ दिन होगा। अब देखो एक चीज़ और समझ लेते हैं दोस्तों, अगला जो है ये प्रदीप्त वृत्त क्या काम करता है। तो जो प्रदीप्त वृत्त होता है, देखो एक मिनट समझ लेते हैं। प्रदीप्त वृत्त, प्रदीप्ति वृत्त, ठीक है। ये क्या करता है, ये दिन व रात को विभाजित करता है, करने वाला व्रत है, जिसमें हमको इसमें बताया गया है दोस्तों। जैसे ये प्रदीप व्रत है, ये क्या करता है, दिन व रात का विभाजन करता है, दिन और रात का विभाजन करता है, और वही व्रत प्रदीप्त व्रत कहलाता है। और यही इसमें बताया कि गोले पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है वो प्रदीप्त व्रत कहलाता है। ये बात बताया इस पैराग्राफ में। और यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि इसमें चित्र में बताया आपको। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरे दिन में पूरा करने के लिए लगभग 24 घंटे लगाती है, और उसे हम घूर्णन कहते हैं। यह आपको भी बताया था ऊपर के बारे में, ऊपर जो था। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहते हैं, और यह पृथ्वी का दैनिक गति है, पृथ्वी की डेली की रूटीन है, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा इस पैराग्राफ में, दोबारा बता देते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों हम जितना भी पढ़ें वो बिल्कुल समझ में आना चाहिए, जो भी पढ़ें बिल्कुल समझ में आना चाहिए दोस्तों, जल्दी हमको कोई नहीं है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम कमेंट करें, फीडबैक दें, तभी तो हमको पता चलेगा कि हमारी कमी क्या है, हम क्या और इनिशिएटिव ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखो इस पूरे पैराग्राफ में क्या बात की गई है, इस पूरे पैराग्राफ में एक बार हल्के से समझ करते हैं। तो दोस्तों देखो पृथ्वी की गति के बारे में कही। पहली बात, पृथ्वी पर दो प्रकार की गति होती है, एक घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। अब घूर्णन क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसे घूर्णन कहते हैं, ठीक है। और ये विद इन 24 घंटे में पूरा करती है अपना चक्कर जो करती है। इससे क्या है दोस्तों, इससे दिन और रात का निर्माण होता है, मतलब दिन और रात बनते हैं घूर्णन से। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उससे दिन और रात बनते हैं दोस्तों, घूर्णन गति होगी। अगला क्या है, परिक्रमण। तो क्या होता है कि जो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी है चक्कर लगाती है, और इस चक्कर को पृथ्वी 365 या फिर 366 दिन पूरा करती है। अब दोस्तों 365 दिन 366 दिन इसलिए कि कभी कभी ये लीप वर्ष हो जाती है, दोस्तों 366 दिन हो जाती है। इससे क्या है, परिक्रमण से ऋतुएं बनती हैं। ग्रीष्म, जैसे ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा, ये ऋतु किसके कारण बढ़ती है, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसके कारण ऋतुएं बनती हैं, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण दिन रात बनते हैं। तो ये हमने ये समझा। दूसरी बात क्या है दोस्तों, ये प्रदीप्त व्रत। अगला इसमें दे रखा है कि प्रदीप्त व्रत क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। प्रदीप्त व्रत से दिन व रात को जो विभाजित करने वाला व्रत होता है उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। और ये आपको दे रखा है इस चित्र में दोस्तों, देख लो, यहां से दिन और रात दोनों का विभाजन होता है, तो ये प्रदीप्त व्रत है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, आगे बढ़ते हैं हम धीरे धीरे। ये जो पूरा बताया आपको, ये पूरा पैराग्राफ जैसे इसमें पढ़ भी लेते हैं दोबारा।
ये तो ऐसे बताया है, ठीक है। पृथ्वी का दूस पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर होती है उसे परिक्रमण कहते हैं, जो आपको बता चुके हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 को मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर ये जो पैराग्राफ है आपको दोस्तों, ये जो दे रखा है, ये आपको समझना है और यही मेन है इसमें। बस इसको समझते हैं, पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं एक बार। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन बनाते हैं, जो 24 घंटे को बराबर होता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार चौथे वर्ष फरवरी का माह 28 के बदले 29 का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। तो इसमें यही बताया दोस्तों, कि बताया कि वो एक दिन जो होता है, क्या कि पूरे साल में 365 सही 1/4 दिन होते हैं। 1/4 का मतलब है 6 घंटे। तो 4 वर्षों में क्या है, वो 6 6 घंटे जुड़ के 24 घंटे होते हैं, मतलब एक दिन। तो वो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है और वो होता है फरवरी के महीने में दोस्तों। और यही बात बताया है इसमें। आगे और पढ़ लेते हैं हम, कि सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतु में बांटा जाता है। और ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। मतलब ये बात कर रहा है परिक्रमण की, जो पृथ्वी की गति होती है, जिस पे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसकी बात कर रहा है कि उससे ऋतु बनती है दोस्तों। ऋतुओं की बात कर रहा है कि ऋतुओं कैसे बनती हैं, कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से ऋतुएं बनती हैं। अब दोस्तों इसको देखते हैं। मेन चीज सबसे बड़ी बात है यही, जो ये दे रखा है आपको दोस्तों, ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। इससे आपको बताऊंगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए है कि नहीं। इसमें क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन देख लो, 2019 का क्वेश्चन देख लो, ऐसे न जाने इनडायरेक्ट रूप से कई क्वेश्चन मिले हुए हैं, उसको हम बताएंगे भी। अब दोस्तों देखो, सबसे बड़ी बात है, इसको पढ़ने से आपको पूरा जो ये दे रखा है, बाद का जितना भी दे रखा है, ये पूरा चैप्टर है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। जैसे जैसे मान लो, अब जैसे इस टाइम है, जैसे नवंबर चल रहा है, ठीक है। तो नवंबर चल रहा है दोस्तों, तो क्या होता है, जैसे नवंबर चल रहा है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें ये होता है, एक बार इधर से लेते हैं दोस्तों। मान ले उत्तरी गोलार्ध, जैसे मैं 21 जून से ले रहा हूँ, नवंबर आपको बताएंगे कैसे चल रहा है। जैसे मान लो 21 जून से ले रहा हूँ, ठीक है। 21 जून में क्या होता है, जो सूर्य होता है वो उत्तरी गोलार्ध में होता है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या भारत स्थित है। तो उसके कारण, उत्तरी गोलार्ध के कारण सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में होना, भारत में उस समय गर्मी पड़ती है। और उसे गर्मी जो पड़ती है, सबसे ज़्यादा लंबा दिन उसी दिन होता है जिसे हम 21 जून कहते हैं। इसको फिर से समझ लेते हैं, जिसे हम उत्तर आयनांत कहते हैं। उत्तर आयनांत क्या होता है पहले ये समझते हैं। 21 जून जो होता है, डेट जो है, इस पे क्या है कि सूर्य जो है, सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। अब क्या है, रीजन क्या है कि इससे दिन सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, मतलब इस समय जो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। रीजन क्या है कि सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जिसके कारण गर्मी उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा हो जाती है। अब इसी प्रकार देखते हैं कि उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें ग्रीष्म ऋतु व सबसे बड़ा दिन जो 21 जून जो है, एवं इसके विपरीत जो दक्षिणी गोलार्ध जो होता है उसमें सबसे छोटा दिन होगा। विपरीत से बता रहा है ना, वैसा से जद बड़ा, जैसा से छोटा। तो ये बताया कि 21 जून का जो दिन होता है
उसमें उत्तरी गोलार्ध में सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। और यही कारण है कि 21 जून का जो दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। उसके विपरीत क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और छोटा दिन होता है। जैसे जैसे मान ले हम ऐसे इधर की साइड बढ़े तो देखो दोस्तों, तो अब क्या है, सितंबर की तरफ आ रहे तो बसंत आता है, शरद आती जाती है, मतलब आती है। फिर क्या है, जैसे आगे बढ़े फिर अब क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में वो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि अब वो टाइम आ गया जब सर्दियां स्टार्ट होती है। तो दूसरी बात होती है, जैसे हम इसमें दे रखा है दोस्तों, देख लो ये 22 दिसंबर का जो दिन है, इसे हम दक्षिणी आयनांत कहते हैं। दक्षिणी आयनांत कहते हैं। कैसे, देखो, दक्षिणी आयनांत के मतलब है कि जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, उससे क्या होता है कि दक्षिण में ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु आती है। ये तो आपको समझ में आ गया। सीधा पड़ेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में तो ग्रीष्म ऋतु आएगी और इसकी किरणें उत्तरी गोलार्ध में कम पड़ती है, जिसके कारण शीत ऋतु आ जाती है। अब क्या होता है, जो दक्षिणी आयनांत होता है, इसमें क्या होता है, इसकी सिचुएशन देखो आप। इसमें क्या होता है, जो दक्षिणी गोलार्ध जो होता है, इसमें क्या है, पहली बात तो ग्रीष्म ऋतु, और दूसरी बात दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को ही होता है। अब इसका विपरीत मान जो होती है स्थिति, वो उत्तरी गोलार्ध में होगी, क्योंकि सूर्य जो है उसकी किरणें जो हैं वो क्या है कि मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में तो गर्मी बढ़ जाती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में तिरछी पड़ती हैं, सीधी नहीं पड़ती, लंबवत नहीं पड़ती। तो उससे क्या है, सर्दियां आती हैं, और सर्दियां उस दिन क्या है कि हमारा जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, जबकि उसी स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है। तो दक्षिणी आयनांत में क्या होता है कि इस टाइम सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है, लंबा चमकता है। तो क्या है, जहां लंबा चमकता है वहां दिन बड़े हो जाते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा हो गया। उसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन हो जाता है। इसी प्रकार 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ता है, सीधा पड़ता है, तो उसके कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाता है, और उसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाता है। तो 21 जून और 22 दिसंबर दोनों तिथि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसे से क्वेश्चन आया यूपीएससी में, हमको बताएंगे कैसे। अब क्या है दोस्तों, एक विषुव स्थिति होती है। विषुव स्थिति में क्या होता है, विषुव स्थिति होती है, देखो ये रही, ये क्या है, ये दोनों तरफ है विषुव स्थिति, ये विषुव और ये विषुव। अब ये स्थिति है एक विषुव स्थिति भी, वो भी समझ लेते हैं दोस्तों। ये क्या है, ये 2 दिन होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। इस पे क्या है कि सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, सीधा पड़ता है, और पृथ्वी दिन और रात स्थिति बराबर होती है। विषुव जो स्थिति होती है वो 2 दिन होती है। कौन कौन से दिन, एक बार समझ लेते हैं। विषुव ये स्थिति होती है 21 मार्च व 23 सितंबर। इसमें क्या होता है, सूर्य जो होता है वो विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, ठीक है, और सीधा चमकने के कारण दोनों गोलार्धों में दिन और रात बिल्कुल बराबर होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही कारण है कि इसे विषुव कहा जाता है। विषुव का दूसरा भी कारण है कि विषुवत रेखा पर चमकता है, जिसके कारण इस स्थिति को विषुव भी कहते हैं। यह आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब क्या है, इसके अलावा दूसरी ये और चीज़ है इसमें क्या महत्वपूर्ण है कि जो 23 सितंबर जो होता है, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि उत्तरी
गोलार्ध जो है इसमें शरद ऋतु आ जाती है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु आ जाती है। ये 23 सितंबर की बात चल रही है। इसी प्रकार 21 मार्च की बात करते हैं हम। इसमें क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में बसंत आती है, दक्षिणी गोलार्ध में इसमें शरद आती है। दोस्तों, विश्व को हम समझ गए कि वह स्थिति जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं दोनों गोलार्धों में, तो विश्व कहलाता है। क्योंकि उसका रीजन आपको बता ही दिया, विषुवत रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, तो यह विश्व आ गया। तो दोस्तों, हमने यही समझा। ये जो पूरी स्थिति आपको समझनी है, दोबारा बता देता हूं दोस्तों, आराम से, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है हमको। बिल्कुल 4 स्थिति ध्यान रखनी है, 4 डेट याद रखनी है हमको। मेन चीज बात है 4 डेट है, उसी पर ये पूरा चैप्टर है। और ये समझ गए आप दोस्तों, तो आप देखेंगे कि प्रीलिम्स के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उसमें 2 क्वेश्चन सीधे आए, यानी इसी से आए हैं पूरे टोटल। इससे जो दे रखा है ना पूरा ये 4 टाइप का, ये पूरे इसी से आए हैं क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रीलिम्स के, तो बताता हूँ दोबारा आपको। देखो 4 डेट होती हैं। पहली होती है 21 जून, मान ले हमने 21 जून लिया। इसमें स्थिति क्या होती है? इसमें स्थिति होती है कि सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा पर, एक मिनट आपको बता भी देता हूं थोड़ा सा। सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। अब सीधा चमकने से क्या होगा कि जो है उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, इसी टाइम ग्रीष्म ऋतु होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ग्रीष्म ऋतु तो होती है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, बड़ा दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु आ जाएगी। तो ग्रीष्म ऋतु है तो उल्टा होता है यहाँ, और दिन सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये तो 21 जून की बात होगी। अगली बात करते हैं हम 22 दिसंबर की। इसमें क्या है? सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और उसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु तो होती है दक्षिणी गोलार्ध में, दिन जो होता है वो बड़ा होता है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होता है। ठीक है, 22 दिसंबर हो गया, 21 जून हो गया। इसके अलावा 2 डेट और हैं। वो 2 डेट क्या हैं? वो हैं 21 मार्च और दूसरी क्या है? 23 सितंबर। यह वह स्थिति है जिसमें दिन और रात दक्षिणी गोलार्ध, वह उत्तरी गोलार्ध, इन दोनों में दिन और रात समान होते हैं, ना दिन छोटा ना बड़ा। ये वह स्थिति है। और ये इसका रीजन क्या है? और इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को विषुव कहते हैं। इसका रीजन क्या है कि जो सूर्य जो होता है विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। इसका रीजन ये है। इसके अलावा दोस्तों, जो 23 सितंबर का दिन होता है उसमें क्या होता है? इसमें उत्तरी गोलार्ध
में शरद ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर की बात चल रही है। इसी प्रकार 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, जबकि इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो दोस्तों ये जो आपको बताया पूरा, ये 4 डेट बताइए आपको, ये सबसे महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में, और इसी से क्वेश्चन आए हैं, आपको बताएंगे भी। तो आपको आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे, और ये समझने के बाद कई चीज़ों को आप यूँ ही कर सकते हैं, क्योंकि यही इसी से जलवायु विज्ञान की जो जितने भी चैप्टर हैं, वनस्पति को लेके मृदा कैसे, उससे समझ जितने भी कॉन्सेप्ट आप समझ में यूं ही आ जाएंगे कि क्या कारण है कि बरसात ज़्यादा इधर क्यों होती है, उस टाइम क्यों होती है। तो ये कई चीज़ समझ में आएंगी आपको, और आपको ऐसी समझ के कारण आपको ज्योग्राफी बहुत सीधी लगेगी दोस्तों। और जो पूरा पैराग्राफ दे रखा है ना दोस्तों, ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है ना, ये पूरा पैराग्राफ, ये उत्तरी आयतान, दक्षिणी आयतान, विषुव, ये सब ये आपको बताया है ना, पूरा उसी पे है दोस्तों। अब दोस्तों हम लास्ट में क्या करते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन लेते हैं, तो जो इससे ही संबंधित है, उत्तरी आयतान से संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जो परीक्षा लगी थी 2022 की, 2022 का क्वेश्चन दोस्तों प्रीलिम्स का 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन यह आया था कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। अब दोस्तों देखो, अभी आपको बताया मैंने आपको कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा जो दिन होता है वो 21 जून को होता है। जिस दिन 21 जून के दिन क्या होता है, 21 जून के दिन जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। और यही पूछा है हमसे दोस्तों, और ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। ऑप्शन ए, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए जून महीने का पहला पखवाड़ा, ऑप्शन बी जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, और ऑप्शन सी जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा, और ऑप्शन डी जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा। अब दोस्तों हमने अभी पढ़ा था, तो पखवाड़ा क्या होता है, पखवाड़ा का मतलब 15 दिन, जो पखवाड़ा होता है ना 15 दिनों का होता है। हमने क्या पढ़ा, 21 जून की बात कर रहे हैं, ठीक है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून 15 दिन मान लो, जून के 15 दिन माने 15 तारीख होती है, जून के अगले 15 दिन कमाने वाले अगले पखवाड़े में, तो जून का दूसरा पखवाड़ा इसका आंसर है दोस्तों, कि जून का दूसरा पखवाड़ा है जिसमें 21 तारीख आती है, 21 जून आती है। और क्वेश्चन यही पूछा है हमसे कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन आमतौर पर कब होता है, क्वेश्चन ये पूछा। और ये क्वेश्चन ज्यादा दिन का नहीं है, मतलब ये प्रीलिम्स क्वेश्चन है 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों देख लो आप, एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बस ये लैंग्वेज का थोड़ा ट्विस्ट कर रहे हैं, लैंग्वेज को आपको पकड़ना पड़ेगा दोस्तों। इसी प्रकार 2019 में भी क्वेश्चन आया था ऐसा ही के ऐसा, सेम क्वेश्चन था, डिट्टो क्वेश्चन था इसी को लेके। 2019 प्रीलिम्स यूपीएससी सीएससी
CSE, हाँ मतलब प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम लगी थी उसमें सेम क्वेश्चन पूछा था UPSC का। पूछा था क्वेश्चन ये था कि जून की 21वीं जो तारीख है को सूर्य, ये क्वेश्चन था। और ऑप्शन थे कि उत्तरी ध्रुवीय व्रत पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, ये स्थिति बताइए। बी पूछ ऑप्शन था दक्षिण ध्रुवीय व्रत पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। अगला दे रखा था, ये दे रखा था मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है। इससे अगला ऑप्शन था मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन दे रखे थे, ये पूरे ऑप्शन दे रखे थे आपको दोस्तों, और यही ऑप्शन दे रखे थे, बस जटिल थोड़ी सी भाषा जटिल कर रखी थी कि 21 जो जून है, जून की 21वीं तारीख जो है उसमें सूर्य की स्थिति के बारे में पूछा है। ऑप्शन दे रखा था उत्तरी गोलार्ध व्रत पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता सूर्य। अगला ऑप्शन था दक्षिणी ध्रुवीय व्रत पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता, दक्षिणी में कहा है वो, ये जो कहा था ये उत्तरी में कहा था। अगला है मध्याह्न के भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योम चमकता है। उससे अगला दे रखा है कि मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योम चमकता है। दोस्तों मकर रेखा पर कब चमकेगा, ये तो दक्षिणी गोलार्ध में चमकेगा जो भी 22 दिसंबर को, तो यह स्थिति नहीं है। मध्याह्न भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ होता है, मध्याह्न भूमध्य रेखा पर मतलब एक बात कर रहा है विषुव की, तो ये भी नहीं हो सकता। विषुव की बात कर रहा है जिसमें दिन और रात उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में समान होते हैं, जब सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। और वो स्थिति कब होती है, 21 मार्च और 23 दिसंबर को, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला दे रखा है कि दक्षिणी ध्रुवीय व्रत पर क्षितिज रूप से नहीं डूबता, तो दोस्तों ये भी आपको पता है, इसके बारे में आपको पता है कि ये बात भी गलत है। तो ऑप्शन आया है फिर ए कि उत्तरी ध्रुवीय व्रत पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता, तो ये ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सीधा पूछा है लेकिन उसकी लैंग्वेज उन्होंने चेंज कर दी, तो लैंग्वेज को आपको पकड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि इससे आपने अभी देखे कि 2019 और 2022 में सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसके अलावा अगले और वर्षों में भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। बस आपको क्या है कि आराम से चैप्टर को पढ़ना है, उसमें समझना है कि क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको दोस्तों, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों ये जो पूरा चार्ट सा दे रखा है ये सबसे महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, जो पूरे इस लेसन की जो मेन थीम थी इसी चार्ट पे थी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है कि हम सब पढ़ते हैं लेकिन हम क्या प्री और मेंस की कोई भी एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन देखते नहीं है, हम पढ़े जाते हैं, कोई भी पढ़ा रहा है हम पढ़े जा रहे हैं, हमको समझ में ये नहीं आता कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे क्या नहीं पूछ रहे, फिर हम फेल होते हैं। इसका रीज़न एक ही होता है, हम प्री और मेंस के एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखते नहीं, हम पढ़े जाते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको एक बात ज़रूर समझ में आई होगी, ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आया होगा। और दोस्तों आपको यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, चैप्टर को समझ में नहीं आ रहा, तो आप फीडबैक दें, फीडबैक ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि फीडबैक से क्या है कि एक तो और कमेंट करें कि इसमें और क्या वैल्यू एडिशन किया जाए। तो
दोस्तों ये देने से हमको क्या एक इनिशिएटिव करेंगे फिर से कि इसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद आप यहाँ तक बनने के लिए। थैंक यू।